हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स के बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हो, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 5, और जो चैप्टर नंबर 5 है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहां पे आप जो सीरीज वॉच कर रहे हैं ये है सॉल्यूशन वीडियो एमसीक्यू सीरीज के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन होगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। लेकिन क्या क्या वो अच्छे सवाल आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पे इस सीरीज में मैं उन चीजों को कवर अप कर रहा हूं। तो चलिए एमसीक्यू सीरीज जो आप वॉच कर रहे हैं इसका पहला सवाल देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी बुक की थ्योरी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा पढ़ ली होगी। और यहाँ पे अगर कंप्लीट थ्योरी आप अटेंड कर चुके हैं, कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो आपको बता दूं कि उनके सॉल्यूशन वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चलिए, तो एमसीक्यू किस तरीके से यहां बन सकते हैं। पहला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक पेयर मिल रहा है पैरेलल साइड्स का। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन बाकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं है। तो अगर एक पेयर है, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो इस केस में ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी पार्ट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का रूल ही यही है, ट्रेपीजियम बोलते ही हर उस फिगर को है जहां पे सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हमें दिखे, एक पेयर। बाकी जो दूसरा पेयर है वो पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? वो इक्वल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल नहीं हो सकता। फिगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये भी एक ट्रेपीजियम है। आप जैसा चाहें वैसा एक ट्रेपीजियम आपको देखने को मिल सकता है। ये भी एक ट्रेपीजियम है। क्लियर? तो यहाँ पे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आपको देखने को मिलेगी, बट जो दूसरा पेयर है वो नॉन पैरेलल साइड्स है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ट्रेपीजियम, बी ऑप्शन। ग्रीन टिक भी हमारा देखिए बी ऑप्शन पे ही हमें नजर आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है जिसमें ट्रायंगल दोनों बेस एंड्स पे आपको दिखे। तो यहां पे भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां पे भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, जब दोनों एंड्स पे मुझे ट्रायंगल दिखता है तो मैं कहता हूं ऐसा जो प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जब दोनों बेसेस एकदम सिमिलर हैं और बाकी जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर अगर बनती हैं, तो यहां पे आप देखेंगे ये आपकी रेक्टेंगुलर, अलग जो दूसरे फेसेस हैं वो सब रेक्टेंगुलर बनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 फेसेस हमें डी ऑप्शन यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस होती हैं। ये 5 फेसेस मैंने आपको बना के दिखा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक क्लॉक है आपके पास और इस क्लॉक में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 12 का अपोजिट यहाँ पर 6 और यहाँ पे 3 और 3 का अपोजिट यहाँ पे 9। अगर कोई भी निडल इसके अंदर टाइम दिखा रही है अभी 2, ठीक है, ये 1 और ये 2, तो आप बताइए अगर ये निडल इस पूरे सर्कल का हाफ रेवोल्यूशन करती है, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब आप देखिएगा यहां पे मैं कह दूं कि ये 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 7 ये 8 9 10 एंड 11। अब इस पूरी वॉच का अगर ये निडल हाफ रोटेशन करेगी तो हाफ रोटेशन मतलब 2 का अपोजिट, ये निडल यहां पे आ जाएगी 8 पे।
तो यही तो आपसे पूछा था कि अगर निडल 2 से चालू करती है और हाफ रेवोल्यूशन लेती है तो ये निडल कहाँ आके रुकेगी, तो मैं कहूंगा ये निडल 8 पे आके रुकेगी। बी ऑप्शन हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है, वो है 8। चलिए बोर्ड क्लियर करके चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें नजर आ रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज। एक एंगल ऐसा बताइए जिसका मेजरमेंट इक्वल होगा हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन के। तो देखिएगा, अगर ये एक क्लॉक है, ठीक है, इस क्लॉक में अगर कोई निडल 12 पे है तो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन का मतलब है ये निडल जस्ट इसके सामने आ जाएगी। जो निडल 12 पे होगी वो अब 6 पे आ जाएगी, तो इसको कहेंगे हाफ रेवोल्यूशन। अब ये जो एंगल ट्रेस हो रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो मैं कहूंगा ये 180 डिग्री का एंगल है। और 180 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। An angle whose measure is equal to half of a revolution is a straight angle। मैं कहूंगा सी ऑप्शन। 180 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट एंगल कहलाता है। 180 डिग्री से छोटा एंगल ये एक ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से छोटा एंगल ये एक एक्यूट एंगल कहलाता है। तो आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल्स पता होने चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ग्रीन टिक भी सी ऑप्शन पे हमें नजर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम या तो रेक्टेंगल बोलते हैं या पैरेललोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि सिर्फ साइड्स की बात की गई है और साइड्स पैरेलल है और कुछ नहीं बोला गया, तो इस केस में आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। रेक्टेंगल तब बोलेंगे जब साइड्स के मेजरमेंट के बारे में भी बात की होगी। तो यहाँ पे क्योंकि साइड्स पैरेलल है, दैट्स ऑल, यही कंडीशन दी है, इस कारण हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पैरेललोग्राम बोलेंगे। कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, सर स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल में भी तो होती हैं। किसी फिगर को स्क्वायर और रेक्टेंगल तब बोलते हैं जब उनके साइड के मेजरमेंट के बारे में भी बात की जाए, इंटरनल एंगल के बारे में भी बात की जाए। इस केस में सिर्फ साइड्स पैरेलल जब बोला जाता है तब ऐसे फिगर को पैरेललोग्राम पहले बोला जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा आया है सी ऑप्शन पे। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्रीज कॉल्ड। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऐसे को हम बोलते हैं स्क्वायर। और क्योंकि इंटरनल एंगल की भी बात की गई है तो क्लियरली हम बोलेंगे रोम्बस। एक्चुअली रोम्बस बोला जाता है जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस, लेकिन इंटरनल एंगल सबके सब इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हैं, तो इस केस में मैं कहूँगा ये एक स्क्वायर है। क्लियर है, तो इस केस में हम ऐसे फिगर को स्क्वायर की उपाधि देंगे, ना कि रोम्बस। अगर इंटरनल एंगल्स की बात नहीं की होती तो पहली चीज जो हम बोलते वो था रोम्बस। क्लियर, इस केस में अभी हम बोल रहे हैं स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए ऑप्शन। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। आप बताइए क्लॉक की सुई, क्लॉक की निडल कहां स्टॉप होगी अगर वो 12 से चालू कर रही है। तो ये रही हमारी क्लॉक और ये रहा हमारा 12 को ये रिप्रेजेंट कर रही है। 12 का अपोजिट है यहां पर 6 और यहां पर है 3 और यहां पर है 9। तो ये कह रहा है एक क्लॉक में कोई निडल है जो कि 12 पे है, ये कहां स्टॉप होगी अगर ये निडल 3/4 रेवोल्यूशन करती है। तो एक सर्कल में 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब है कि आउट ऑफ द 4 पार्ट्स, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, हमने 3 पार्ट्स को कवर किया।
तो देखिए एक सर्कल में टोटल होते हैं 4 पार्ट्स। 12 से 3 1 पार्ट, 3 से 6 सेकेंड पार्ट, 6 से 9 थर्ड पार्ट और 9 से 12 फोर्थ पार्ट। तो अगर नीडल 12 पे है और ये 3 पार्ट्स रोटेट कर रही है तो ये हुई एक पार्ट, फिर यहां हुआ दूसरा पार्ट और फिर इधर हुआ थर्ड पार्ट। तो मैं कहूंगा 3/4 का मतलब है कि नीडल अब जाके 9 पे स्टॉप होगी। दैट मींस बी ऑप्शन। क्लियर है? अगर 12 से चालू करती है तो 9 पे स्टॉप होगी। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो हर 12 से 1, 1 से 2, ये आपके टोटल 3 जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं ना, ये पूरा मिलके एक पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो एक सेक्टर, एक सर्कल को बेसिकली हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं अभी इस वीडियो में, तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए। हर एक पार्ट बेसिकली 3 सेक्टर्स में अगेन डिवाइडेड है। तो आप 3 सेक्टर्स को एक पार्ट बोल सकते हो एक सर्कल में, अगर सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 9। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी पे ही आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज। कोई भी 2 एंगल हैं आपके पास, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर इन दोनों एंगल्स को मैं मिला दूं आपस में, तो यहां पे ये कह रहा है ये 2 एंगल्स मिलके एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप बताइए इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? देखो 2 एंगल्स मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, दैट मींस वो दोनों एंगल्स 90 से तो छोटे होंगे। तो ये दोनों एंगल्स अगर 90 से छोटे हैं तो इन दोनों एंगल्स को आप क्या बोल सकते हो? तो मैं कहूंगा इन दोनों एंगल्स के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है जब एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 2 90 डिग्री से छोटे एंगल मिलके 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे when the sum of the measure of 2 angles is that of a right angle then each one of them is called an acute angle। चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक हमारा कहाँ आ रहा है। तो आंसर चेक करने के लिए ये हमने चेक किया, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन पे हमारा आ गया है टिक। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। अगर कोई 2 राइट एंगल्स हैं, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है। ठीक है, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, और एक एंगल और है 90 डिग्री। इसका मतलब भी यही है कि 0 से 90 डिग्री तक। तो टोटल कितना डिग्री? दैट मींस 90 + 90 विल गिव यू 180 डिग्री। यहां पे आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो कई स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि राइट एंगल लिखा है मतलब 90 डिग्री। ऐसा नहीं है, राइट एंगल के आगे लिखा है 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स का टोटल हाउ मेनी डिग्रीज पूछी आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। तो 90 + 90 विल गिव यू 180। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी ऑप्शन। यस, हमारा ग्रीन टिक भी आया है बी ऑप्शन पे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल फॉर्म्ड बाय 2 अपोजिट रेज। एक ऐसा एंगल जो कि 2 अपोजिट रेज से फॉर्म हुआ है। एक रे अगर इधर है, ये रे है, इसकी अपोजिट रे ये रही अपोजिट रे। तो an angle formed by 2 opposite rays is called a straight angle। मैं इस पूरे को स्ट्रेट एंगल कहूंगा। अपोजिट रे, तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हुआ है ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी ऑप्शन। चेक कर ले, तो यहां पे बोर्ड क्लियर करते हैं और यस, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी ऑप्शन हमें दिख भी रहा है। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। यहां पे ये क्या कह रहा है, Where will the hand of clock stop if it starts at 3 and makes 3/4 of a revolution clockwise। ये कह रहा है अगर आपके पास एक क्लॉक है और इस क्लॉक की निडल अगर अभी 3 पे है, किस पे है? 3 पे। तो यहां पे 3 होता है इस साइड। तो अगर क्लॉक 3 हैंड दिखा रही है, मतलब निडल अगर 3 दिखा रही है, तो यहाँ पे मैं 6 की मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ 12 की मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे 9 की मार्किंग कर देता हूँ। क्लियर? अगर क्लॉक
कि ये निडल 3 पर है और ये इस पूरे सर्कल का 3/4 राउंड लेती है, तो आप बताइए ये निडल की पोजीशन अब क्या होगी। तो यहां से हम चालू करते हैं। देखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर पोजीशन ये है तो यहां से 1/4 किसको कहेंगे, 1/4 हम कहेंगे जब ये यहां से 4 और 5 और 6, मतलब ये निडल अगर 3 से 6 पे आई तो इतना जो पार्ट है कितना, 3 यूनिट्स का, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, ये 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स क्रॉस करके अगर आई तो हम कहते हैं 1/4 पार्ट कंप्लीट सर्कल का हुआ। हमें बोल रहा है रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, 3/4 रेवोल्यूशन, तो ये हुआ आपका 1/4, 2/4, 3/4। मैं कहूंगा अगर निडल 3 से घूम के वापस 12 पे आती है, निडल अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये जो रेवोल्यूशन है ये 3/4 रेवोल्यूशन है। तो क्लॉक की जो निडल है वो 3 के बाद 12th पोजीशन पे जब आएगी हम कहेंगे 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो 12 पे मैं बी को टिक करूंगा और यहां पे आगे मूव करूंगा। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने, ये आंसर आ गया हमारा 11th का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक 3 मीटर, कितने सेंटीमीटर्स मिलके एक टोटल 3 मीटर बनाते हैं। तो मुझे पता है कि यहां पे 1 मीटर जो है वो अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 3 मीटर्स का मतलब है कि 100 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये कंप्लीट सेंटीमीटर्स में बन जाएगा। तो कितने सेंटीमीटर्स मिलके 3 मीटर बना रहे हैं, मेरा जवाब होगा 300 सेंटीमीटर्स। 300 सेंटीमीटर मिलके 3 मीटर बना रहे हैं, यहां पे सी ऑप्शन। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक 3 मीटर, मेरा जवाब है 300 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहां पे ये आंसर आ गया हमारा ग्रीन टिक भी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं व्हेन एन आर्म ऑफ एन एंगल इज एक्सटेंडेड देन हाउ डज इट्स मेजर चेंज। ये कह रहा है कि अगर मैं किसी एंगल के, ये एंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये एक एंगल है और ये एंगल आपको दिखा रहा है 45 डिग्री, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये एंगल है 45 डिग्री, ये दोनों इसके आर्म्स कहलाएंगे। तो यहां पे हमसे ये बोल रहा है कि अगर किसी एंगल के मैं आर्म्स आगे की तरफ इंक्रीज कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने आर्म्स को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो आप बताइए एंगल में क्या फर्क पड़ रहा है। When an arm of an angle is extended, then how does its measure change? अगर ये एंगल पहले 45 डिग्री दिखा रहा था तो अभी इसके आर्म्स एक्सटेंड होने के कारण ये एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा एंगल मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, एंगल का मेजरमेंट वही रहेगा, आर्म्स एक्सटेंड हो सकती हैं क्योंकि ये एंगल जो है ये रेज के कारण बनता है। तो 2 रेज जब कॉमन वर्टेक्स पे टच होती हैं तब एक एंगल फॉर्मेशन होता है। डन। और आर्म्स के आगे जो एरो हेड बना है इसका मतलब ही यही है कि आर्म्स को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, रिमेन्स द सेम। When an arm of an angle is extended, then how does its measure change? It remains the same. क्लियर है। एंगल के मेजरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हमने तो सिर्फ आर्म्स को एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। क्लियर। मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है हमारे यहाँ पे सॉल्व, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, सी ऑप्शन रिमेन्स द सेम। डन। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ट्राइंगल हैविंग द एंगल्स, ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल हैविंग द एंगल्स 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड 110 डिग्री। ये कह रहा है अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 110 डिग्री का एक एंगल है, ये एंगल 110 डिग्री का है, मैं ऐसा बोल देता हूं, देखो 90 डिग्री को क्रॉस कर गया, ठीक है। एक एंगल है 40 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तो मैं बोल रहा हूं ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 40 डिग्री है। तो आप बताइए इस तरह के ट्राइंगल का हम क्या बोलेंगे, इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह के ट्राइंगल को बोलूंगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्यों ऑब्ट्यूज बोल रहा हूं, रीजन, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मतलब हमने पढ़ा था अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक भी एंगल
90 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। क्लियर? यहां पे हमने 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं सॉल्व। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमने यहां बता दिया। चलिए अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, ऐसा एक एंगल जो कि बड़ा है राइट एंगल से। तो ये एंगल जो कि राइट एंगल से बड़ा है, ये राइट एंगल था मान लो, ये राइट एंगल से बड़ा एंगल, तो ये एंगल जो कि राइट एंगल से बड़ा है। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, और वो स्ट्रेट एंगल से छोटा है। यहां पे आप देखिएगा, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि भाई एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। क्लियर? ये आपका स्ट्रेट एंगल, ये आपका राइट एंगल, और ये आपका जिस एंगल की बात सवाल में हो रही है। तो मैं कह रहा हूं एक एंगल ए है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड। इस तरह के एंगल को आप क्या कहेंगे? अगेन इस तरह के एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बस अगर यहां पे ट्राइंगल बन गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और अगर एंगल की बात चल रही है तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। दैट्स ऑल। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है। क्लियर? तो मैं कहूंगा एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अगेन बी ऑप्शन आएगा। चलिए बोर्ड क्लियर करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पे ग्रीन टिक देखिए हमारा बी ऑप्शन पे ही आ रहा है। इस तरीके से आपने टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए। कमेंट बॉक्स में जो बताते जाइए, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपसे कहूंगा साथ ही में पैरेलल में आप इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते जाना, तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। क्लियर है? magnetbeans.com ये हमारी वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे आप लोगों को एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिलेंगी टॉपिक वाइज, और वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट से अगर आप वीडियोस वॉच करते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। सारे चैप्टर्स एक अरेंज मैनर में आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 7 to 10? ये कह रहा है कि अगर एक क्लॉक में मैं ऐसा पहले तो मार्किंग कर देता हूं, ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9। ये कह रहा है इस क्लॉक में अगर मेरी निडल 7 पे है, डन, और 7 से मूवमेंट करती है, 7 से ये मूवमेंट करती है और मूव करके ये अगर 10 तक आती है, ये 10 तक आ गई हमारी निडल, ठीक है। तो आप बताइए हम इस फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? तो एक क्लॉक में टोटल 3 पार्ट्स, आप यहां पे 3 पार्ट्स को देखिएगा। ये जो टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, अगर मैं रेड पेन का यूज करूं तो यहां पे आपको और अच्छे तरीके से मेरी बातें समझ आएंगी। यहां पे देखिएगा, यहां पे हम रेड पेन से यहां पे मोटे मोटे डॉट्स मार्क कर देते हैं। ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स मिलके एक क्लॉक के अंदर ये जो 5-5 मिनट के, अगर ये मिनट हैंड है तो मैं ऐसा कहूंगा 5-5 मिनट की जो गैप्स हैं, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, हर जगह पे अगर 3-3 पार्ट्स में लेता हूं तो ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट यहां पर रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ठीक है। एक पूरे सर्कल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे 12 है, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, यहां पे 9 है, तो 12 से लेके 3 तक आप देखिएगा 1 और 2, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 पार्ट्स ने मिलके 1/4 पार्ट बनाया। अगेन 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, ये 3 पार्ट्स ने मिलके 2/4 पार्ट बनाया। तो ये 3, टोटल ये हाफ, तो 1/2,
या मैं 2/4 भी बोल सकता हूं। और ये अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे आप देखिएगा ये हो गया आपका 3/4 और कंप्लीट ये हो गया आपका 4/4। तो हम कहते हैं जो 3 पार्ट्स हैं 9 to 10, ठीक है, 8 to 9 एंड 7 to 8, क्योंकि निडल 7 से 10 तक गई है तो 3 पार्ट्स ने इतना सा जो पार्ट है ये फ्रैक्शन दिखा रहा है आपको कौन सा 1/4। तो मैं कहूंगा किस फ्रैक्शन से हम डिनोट कर सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन है b 1/4। इस तरीके से आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है। क्लियर? यहां पर हम बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर भी देखिए बी ऑप्शन हमें दिख रहा है 1/4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? Again similar question है, ठीक है। ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 6 और ये रहा इसके सामने 9 और ऊपर है 12। अगर निडल 3 पर है और 3 से ये घूम के 9 पर आ गई तो आप बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन डिनोट हो रहा है। तो देखिए 3 का अपोजिट है 9। मैं कहूंगा अगर 3 पे निडल थी और 9 पे आ गई है तो इसने कितना रेवोल्यूशन किया, फ्रैक्शन। तो ये आंसर है 2/4। 2/4 का मतलब है यहां पे अगर कॉमन फैक्टर्स में कट करता हूं तो आंसर आएगा 1/2। मेरा आंसर है डी ऑप्शन 1/2। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? 3 से 9 जाने में फ्रैक्शन जो हम डिनोट करेंगे वो है 1/2। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 10? अगेन सिमिलर वेराइटी, तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। एक जगह मैंने आपको 1/4 समझाया, एक जगह मैंने आपको 1/2 समझाया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगेन मैं एक क्लॉक डिजाइन कर लेता हूं, ठीक है। ये है क्लॉक और यहां पर ये 3, यहां पर ये 9। क्लियर? यहां से थोड़ा सा इसको हम नीचे खिसका लेते हैं। चलिए ये रहा 3 और यहाँ पे है ये 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये कह रहा है अगर आपकी निडल 1 पर है और 1 से घूमती हुई ये निडल सारे नंबर्स को क्रॉस करती हुई 10 पर आ जाती है, अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी निडल रोटेट करती है तो आप बताइए ये जो पार्ट है ये हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस में। तो देखिए 1 से लेके 4 तक, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस पार्ट को क्या मैं बोल सकता हूं ये 1/4 है। यहां पे अगर मैं ब्लू पेन का यूज करूं तो यहां तक देखिएगा ये 4th तक, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1/4 हो गया। अगेन 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये जो पार्ट है ये अगेन 1/4 पार्ट हो गया। और फिर 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ये पार्ट भी आपका 1/4 हो गया। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इट विल गिव यू 3/4। यहां पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है आपका 3/4। तो what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 1 to 10? हमारा जवाब है 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, पहले आंसर चेक कर लें। तो यस, हमारा आंसर भी ए ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये रहा आपके सामने। A triangle having the angles 45 degree, 75 degree, 60 degree is called। ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो 45 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री अगर दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये एंगल है मेरा 45 डिग्री, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री और ऊपर वाला जो एंगल है ये है मेरा 75 डिग्री। तो इस तरह के ट्राइंगल को आप क्या बोलेंगे? देखिए ये ऐसा ट्राइंगल है जहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है,
सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे, इंटीरियर एंगल जब 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो इस केस में हम इसको एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए। क्लियर है? ईच एंड एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होता, अभी ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। डन। तो यहां पे आंसर चेक कर लें, ए ऑप्शन। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। फाइनली लास्ट सवाल इस वीडियो का। पूरी उम्मीद करता हूं आप लास्ट सवाल तक आपने पूरी चीजें वॉच की हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी मुझसे पहले आप जवाब दीजिए। मैं क्वेश्चन की हिंदी समझा देता हूं। An angle which is greater than zero angle but less than a right angle is called। एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा है, ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा है, मैं बोल देता हूं ये है वो एंगल। डन। एंगल ए बी सी। लेकिन ये कह रहा है ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो एंगल ये बारी बात हो रही है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। तो इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? मैं इस एंगल को बोलूंगा एक्यूट एंगल। हर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट एंगल है, जो 90 डिग्री से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, जो 90 डिग्री के बराबर है वो राइट एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री के इक्वल है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? तो यहां पे इस तरीके से हम लोगों को चीजें करनी थी सॉल्व। इस केस में हम कहेंगे ये एक एक्यूट एंगल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक कहां पर आया है, तो यस, सी ऑप्शन पे। तो इस तरह के बहुत प्यारे सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू पैटर्न्स हैं, मॉक टेस्ट सीरीज है पूरी एक। तो इसके सॉल्यूशन वीडियोस का एक प्रॉपर नोट्स पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेबिन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सारी चीजें जो कि मॉक टेस्ट पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू वैरायटीज, इस तरह के जो सवालों के एक प्रॉपर नोट्स मैं यहाँ पे लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, इन सब के एक प्रॉपर नोट्स पाने के लिए आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। मैग्नेबिन्स की टीम आपको ये पूरी चीजें आपके घर में प्रोवाइड कर देंगी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी एंड ई बुक। क्लियर है? अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो यहां पर आप जल्दी से चैनल को लाइक जरूर करिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक यहां पे करिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करना चाहिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जितनी डेली वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहले पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वो वीडियो रिलीज हो चुकी है जिसका आपको था इंतजार। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।